हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू दिस चैनल DKY एकेडमी। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। शॉर्ट में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स अगर जीरो हो, नेट फोर्स कहने का मतलब है कि इधर से फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं 5 न्यूटन, इधर से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, फिर फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, इधर से फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। तो अब इसको देखते हैं। इधर से जो फोर्स लग रहा है राइट साइड में इसको प्लस से डिनोट करेंगे, और इधर से जो फोर्स लग रहा है उसको माइनस से डिनोट करेंगे। तो देखते हैं आगे। 5 + 5 + 6, इधर से -7 -2। अब ये कितना आ रहा है 16 और -16। नेट फोर्स कितना आ रहा है, इस पे टोटल फोर्स जो लग रहा है 0 न्यूटन लग रहा है। तो ऐसा जब हो किसी कंडीशन में तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। इस पे टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना है, नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स, इस पे टोटल फोर्स जो लग रहा है कुल मिलाकर वो 0 न्यूटन है। तो इसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस्ड फोर्स। अब हम लोग समझते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या है, एक बॉडी है। अब यहाँ 2 के जगह अगर 3 कर दिए तो ये 16 हो जा रहा है, 16 की जगह 17 हो जा रहा है। तो नेट फोर्स 0 नहीं है। नेट फोर्स जब 0 नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पे एक टॉपिक हम लोग समझें। अब नेक्स्ट समझते हैं। अब सेकेंड टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, इसमें कितना लॉज है, 3 लॉज है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें कोई क्या है, इसमें यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और तो वो जाना ही चाहेगा, तब तक जाना चाहेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे, या मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। इसको नाम है इसका लॉज ऑफ इनर्शिया। लॉज ऑफ इनर्शिया। सेकेंड जो लॉज ऑफ मोशन है, इसको समझने के पहले कुछ और समझना होगा। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा मोमेंटम क्या होता है। तो समझते हैं मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और इसका जो होता है फॉर्मूला mv। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो किसी ऑब्जेक्ट के पास मास होता है और उसके पास अगर वेलोसिटी भी है तो ये दोनों का प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं।
जैसे एग्जांपल से समझें, एक कोई ऑब्जेक्ट है, किसी वेलोसिटी से जा रहा है, कोई व्हीकल ले लेते हैं, किसी वेलोसिटी से जा रहा है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, इसका भी मास है m1, दोनों का मास सेम है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, और v2 जो वेलोसिटी है ये ज़्यादा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 5 kg है, ये 5 kg है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो दोनों का प्रोडक्ट, मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 2 10 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है, 5 3 15। तो इसमें सेकेंड केस जो है इसमें 15 आ रहा है, तो सेकेंड केस का मोमेंटम ज़्यादा है। अगर हम लोग देखते हैं जनरल लाइफ में कि कोई व्हीकल जा रहा है स्पीड से, और पता लगाते हैं कि उसका स्पीड ज़्यादा था और कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो स्पीड ज़्यादा होने से क्या होता है, नुकसान ज़्यादा होता है, ज़्यादा डेंजर एक्सीडेंट होता है, क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा था। ठीक है, तो मोमेंटम बहुत आसान है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। एक चीज़ और समझेंगे, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ये क्या है, फाइनल मोमेंटम ये है इनिशियल मोमेंटम। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जो फोर्स है ये मोमेंटम का चेंज और टाइम से डिवाइड। इसको हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ। रेट कहने का मतलब है कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम टाइम से डिवाइड है, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ और समझेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला तो सबको पढ़ा है, F = ma। ये आया कैसे है ये देखना है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि प्रोपोर्शनल को हटाएं तो आ गया के क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को के से दिखाएं। अब यहाँ एम दोनों जगह है, एम को कॉमन लिए, यहाँ बच गया भी, यहाँ बच गया यू, और नीचे क्या है, टाइम। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि v = u + at होता है, और इसको भी अगर इधर लाएं, v - u / t क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ भी वही है, v - u / t, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, a, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। a क्या है, एक्सेलरेशन है। k का वैल्यू अगर 1 रखें तो फोर्स क्या आ जाएगा, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग का सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में बताया है कि फोर्स एक्सेलरेशन के, फोर्स जो है m × a, प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन है। तो इसका स्टेटमेंट होता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम लोग मोमेंटम का और फोर्स का यूनिट देखेंगे, और यूनिट कैसे आया है सो भी देखेंगे। तो मोमेंटम को P से दिखाते हैं, = mv। m है मास, और मास का होता है kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो ये है मोमेंटम का यूनिट। मोमेंटम का यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे फोर्स का यूनिट, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका हो जाता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ही इसका खोज किए थे। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं, थर्ड लॉ।
ये बहुत आसान है। ये है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन है तो उसका अपोजिट एक रिएक्शन भी होगा। अगर हम इसको ऐसे मार रहे हैं, उधर से भी हमको कुछ फोर्स लग रहा है, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें ज़्यादा नहीं देखना है। और अब हम लोग आगे देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका फॉर्मूला से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जैसे यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। इधर भी है ऑब्जेक्ट, इसका मास है m1, वही ऑब्जेक्ट है, ये मास है m2। ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। अब यहाँ पे समझना ये है कि ये जो डायग्राम है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, यानी एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, एक पीछे से ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो टकराने के पहले का मोमेंटम और दोनों जब टकरा गया, यहाँ पे दोनों टकरा गया, और टकराने के बाद, कोलिजन होने के बाद, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद, कोलिजन होने के बाद का मोमेंटम इक्वल होता है। इसी को बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला यहीं से आता है, m1 u1, u1 क्या है? वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, m1 u1 प्लस m2 u2, ये इक्वल होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसी पे टॉपिक बेस्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक टॉपिक है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। इसका मतलब समझना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, जैसे एक गन है, ये मान लेते हैं गन है, और गन में क्या है? बुलेट है। गन में क्या है? बुलेट है। तो फायर किया गया, फायर करने से गन थोड़ा पीछे की ओर जाता है। गन किधर जाता है? गन पीछे की ओर जाता है। गन पीछे की ओर जाता है, इसी को बोला गया है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। बुलेट तो आगे चला जाएगा, क्यों? आगे गया तो रिएक्शन, एक्शन के लिए बदले रिएक्शन होगा, और गन पीछे की ओर जाएगा। थर्ड लॉ में यही बताया गया कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बुलेट आगे गया है तो गन पीछे की ओर जा रहा है, और गन जो पीछे की ओर जाता है, इसी को बोला गया रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो इसमें बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल रहता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।